Welcome to Edunachal Daily Current Affairs series and today is 8th of June. हरियाणा टू क्रिएट ऑक्सी-1 इन करनाल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर जो है मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने काफी अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च किया है। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के मौके पर 80 एकर्स के एरिया में करनाल डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सी-1 लगाया जाएगा। क्या होगा ऑक्सी-1? यहाँ पे बेसिकली 10 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट होंगे जो कि एक बहुत ही अच्छा स्पॉट हो सकते हैं करनाल के पीपल के लिए। क्या इसकी इंपॉर्टेंस होगी? सबसे पहली बात कि ग्रीन कवर बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स और ट्रीज की सफिशिएंसी बढ़ेगी। दूसरी चीज, अभी हमने कोविड पैंडेमिक में देखा किस तरह से ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो इस चीज को रियलाइज करते हुए उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन की कितनी ज्यादा जरूरत है और ट्रीज की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसी को देखते हुए ऑक्सी-1 लॉन्च किया गया है। अब आपको याद रखना है एग्जाम में कि ऑक्सी-1 अगर पूछा जाए तो ये होगा हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी का इनिशिएटिव। आगे बढ़ेंगे। लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर लॉन्चेस यून टैब स्कीम। रिमेंबर फ्रेंड्स, यून टैब, यहाँ पे यून को आप यूथ से रिलेट कर सकते हो। तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है आर के माथुर, इन्होंने कहा कि 6 से लेकर 12th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें डिजिटल लर्निंग और डिजिटल डिवाइड का जो गैप बीच में क्रिएट हो रहा है, यानी कि जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन तक डिजिटल टेक्नोलॉजी पहुंचाने में जो प्रॉब्लम आ रही है उसे सॉल्व आउट करते हुए 6 से 12th स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट को फ्री में टैबलेट प्रोवाइड करेगी लद्दाख की गवर्नमेंट। अब इन टैबलेट्स की क्या खासियत होगी? यहाँ पे ऑफलाइन कंटेंट, टेक्स्ट बुक, वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन क्लास के एप्लीकेशंस सभी कुछ प्री इंस्टॉल्ड होंगे और ये टारगेट रखा गया है कि 12,300 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। 6 to 12th क्लास के गवर्नमेंट स्कूल्स के ये बच्चे होंगे जिन्हें टैबलेट दी जाने वाली है। आइए बढ़ते हैं आगे। 8th ग्लोबल नाइट्रोजन कॉन्फ्रेंस फोकसेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सबसे पहले कल हमने बात की थी क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कब आए थे ये? तो 2015 में। टारगेट है 2030 तक अचीव करने का। अब यहाँ पे बात हो रही है कि यूएन के जो एसडीजीज है, यहाँ इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव की बात हो रही है जिसे वर्चुअली हैंग किया गया है 31 जून से 3 जून तक। अब यहाँ पे क्या बात हुई है इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव में? कहा गया है कि काफी सारे पॉलिसी मेकर्स को और स्टेक होल्डर्स को नए नए आइडियाज के लिए, विजन्स के लिए इनवाइट किया जाएगा, वेलकम किया जाएगा, ताकि नाइट्रोजन से होने वाले नुकसान को रोका जाए और एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके। क्या नुकसान होते हैं नाइट्रोजन से? तो आप सभी को पता होगा कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं, अमोनिया होते हैं, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब एयर की क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी, ये सभी डिपेंड करती है नाइट्रोजन की कंसिस्टेंसी पे। अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड ज्यादा होते हैं, पॉइजनस नाइट्रोजन होता है, अमोनिया ज्यादा हो जाता है एनवायरमेंट में, तो हमारी हेल्दी बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे अनहेल्दी में कन्वर्ट हो जाती है। क्लाइमेट चेंज में काफी बड़ा रोल होता है नाइट्रोजन का। तो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव 2 decades ago यानी 2003 में लॉन्च किया गया था जर्मनी की फेडरल एनवायरनमेंट एजेंसी के द्वारा। सो रिमेंबर दिस। आगे हम बात करेंगे कि 17 यूएन के जो एसडीजीज हैं जिन्हें 2030 तक कंप्लीट करना है, इसमें ये कहा गया कि नाइट्रोजन को कंट्रोल करना, फर्टिलाइजर्स में, मैन्योर्स में किस तरह से यूज किया जाए, कितना कंट्रोल होना चाहिए, ये सारी बातें बताई गई हैं। एक बार हम समझ लेते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल किस तरह से काम करती है। देखिए, एनवायरनमेंट में जो भी रिसोर्सेस हैं वो सभी रिसाइकिल होते हैं, एक तरह से साइकिल बनाते हैं। अब नाइट्रोजन साइकिल में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नाइट्रोजन सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में होती है। ये या तो डायरेक्ट गैस के फॉर्म में सॉइल में जाती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जाती है, या फिर एसिड रेन के थ्रू एटमॉस्फेयर से एनवायरनमेंट में आ जाती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जब नाइट्रोजन सॉइल में आती है गैस के फॉर्म में, तो सॉइल में कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं जो इस नाइट्रोजन को अमोनिया यानी NH3 में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर इस NH3 का नाइट्रिफिकेशन होता है और ये नाइट्रस ऑक्साइड में वापस से कन्वर्ट हो जाती है। उसी तरह से अब यहाँ पे सॉइल में अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो लिविंग बीइंग्स क्या करेंगे, या जो एनिमल्स है वो क्या करेंगे, वहां से कुछ फूड प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करेंगे, तो उनके अंदर भी वो नाइट्रोजन पहुंचेगी। अब वही नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में, फीसेस के फॉर्म में वापस से सॉइल में आके मिलती है NH4 यानी अमोनिया के फॉर्म में।
ये अमोनिया वापस से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू ऑक्सीडाइजिंग के थ्रू नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड अब गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है तो वापस से ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। सॉइल में डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग अभी जो हमने की थी NH3 के फॉर्म में, इसे वापस से नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये साइकिल पूरी चलती रहती है और नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होती है। आगे हम बात करेंगे INI की। तो मैंने अभी आपको बताया 2003 में इसे लॉन्च किया गया था और किसके स्पॉन्सरशिप में? स्कोप और IGBP। स्कोप क्या है? साइंटिफिक कमिटी ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ द एनवायरमेंट। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, उन सभी को सॉल्व करता है स्कोप। और IGBP क्या है? इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम है ये। इसका एम क्या होगा? ऑप्टिमाइज नाइट्रोजन्स बेनिफिशियल रोल इन सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन एंड मिनिमाइज नाइट्रोजन्स नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। तो बेसिकली ये दो इसके एम है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। FATF रीजनल बॉडी रिटेन्स पाकिस्तान ऑन एनहेंस्ड फॉलोअप स्टेटस। आपको याद होगा 2018 में क्या किया था? FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। क्यों डाल दिया था? उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान तुम बहुत ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हो, देश के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, तो आपको हम ग्रे लिस्ट में डालते हैं। ग्रे लिस्ट में डालने से क्या होता है ना कि कोई भी कंट्री फिर दूसरी कंट्रीज इन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करती है या कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करता है। तो FATF ने पाकिस्तान को 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला था, लेकिन अब उसके अच्छे बर्ताव को देखते हुए वापस से रिटेन कर दिया गया है। बात करें अगर FATF की, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ही बनाया गया है और 1989 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। क्या इनिशिएटिव था? टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। अगर हम बात करें एशिया पैसिफिक ग्रुप की, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए है। ये बिल्कुल FATF के स्टाइल में ही बनाया गया था, लेकिन पर्टिकुलरली एशिया पैसिफिक रीजन में ये काम करता है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म के फाइनेंसिंग के अगेंस्ट। APG को कब बनाया गया? 1997 में, और बैंकॉक थाईलैंड में सबसे पहले इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। Let's move forward. Public sector banks sanction 95% of total loans under PM स्वनिधि स्कीम। क्या आप सभी को पता है कि PM स्वनिधि स्कीम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्कीम्स काफी ज्यादा आती है एग्जाम में। तो यहाँ पे PM स्वनिधि स्कीम में जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, यानी गली में सामान बेचने वाले छोटे छोटे से वेंडर्स जो होते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको 10,000 रुपीज का लोन प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो यहाँ पे 10,000 रुपीज का लोन दिया जाता है PM स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत और 1 साल के लिए देते हैं। बेसिकली इसका एम है कि लोग ज्यादा से ज्यादा अपना काम कर सके, पैसे की कमी की वजह से किसी को दर दर भटकना ना पड़े। तो यहाँ पे अब बात चल रही है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है, PSB जो है, उन्होंने 95% तक ये लोन्स जनरेट किए हैं टोटल लोन्स में से। ओके, किसके अंतर्गत ये काम किया जा रहा है? आत्मनिर्भर वेंडर्स फॉर आत्मनिर्भर भारत। रिमेंबर, आत्मनिर्भर वेंडर्स फॉर एन आत्मनिर्भर भारत। तो अभी तक 23,16,207 लोन्स जनरेट किए जा चुके हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे PSU यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। तो ये मेजर बैंक्स होते हैं जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर रखा जाता है और 50% से ज्यादा शेयर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इसमें रहते हैं। तो बेसिकली ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, यानी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग यहाँ पे ज्यादा है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं SBI है, UBI है, यूको बैंक है, एटसेट्रा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। NTPC joins UN CEO water mandate to set up work on water conservation। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि NTPC ने UN के CEO वाटर मैंडेट के साथ हाथ मिलाया है। क्यों? वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज को लेकर। NTPC के जो चेयरमैन है, MD है श्री गुरदीप सिंह, उन्होंने UN के वाटर मैंडेट को ज्वाइन किया और रिकॉग्नाइज किया कि किस तरह से वाटर को कंजर्व करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉलिसी फॉलो करेंगे 3 R's की, यानी कि रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल। अब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल में क्या होगा? वाटर से ज्यादा रीयूज किया जाए,
रिसाइकिल किया जाए और उसका प्रॉपर मैनेजमेंट और कंजर्वेशन किया जाए। सीओ वाटर मैंडेट की अगर हम बात करते हैं तो ये यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट का एक इनिशिएटिव है जो कि डिजाइन किया गया है कंपनीज को असिस्ट करने के लिए किस तरह से आप कॉम्प्रिहेंसिव वाटर स्ट्रेटजीज को प्लान कर सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि वाटर का प्रॉपर कंजर्वेशन हो सके। आप समझ सकते हैं कि इंडस्ट्रियल यूज में कितना ज्यादा वाटर वेस्ट होता है, तो वो ना हो और वाटर का प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके, इसके लिए बनाया गया था। अगर हम बात करें एनटीपीसी लिमिटेड की, तो एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये एक कंपनीज एक्ट 1956 के तहत बनाया गया था और इसका मेन काम है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है यानी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी से, थर्मल पावर जनरेशन से ये डील करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत काम करता है, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। सो रिमेंबर दिस। Let's move forward. Sergio Perez wins Formula 1's Azerbaijan Grand Prix and Championship standings. तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि Formula 1 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? सर्गियो पेरेज ने। देखिए स्पोर्ट्स में ये क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन है कि कौन सा ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो आपको याद रखना है Formula 1 सर्गियो पेरेज। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सर्गियो पेरेज ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीता है 6 जून को with Max Verstappen and Lewis Hamilton failing to finish. this was the first win for Perez since joining Red Bull. तो Red Bull ज्वाइन करने के बाद ये इनकी पहली जीत है। अगर हम बात करें अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स की, तो ये फार्मूला 1 मोटर रेसिंग इवेंट है जो कि पहली बार 2017 में हुआ था। बाकू सिटी सर्किट में फिलहाल ये हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। रंजीत सिंह दिसाले अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर। सबसे बड़ी बात है ये आज के लिए कि रंजीत सिंह दिसाले ये कौन है? ये मतलब मामूली से टीचर है जो कि आज इतने बड़े लेवल पे पहुंचे हैं अपनी इनिशिएटिव की वजह से। क्या इनका इनिशिएटिव है? ये इन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला था 2020 में। क्यों मिला था? टू वर्क ऑन द कोच प्रोजेक्ट launched by World Bank in March 2021। इस पे ये अभी काम कर रहे हैं और इन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला था क्योंकि ये टीचर ट्रेनिंग में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बेसिकली इंजीनियर हैं, महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन इन्हें समझ में आया कि किस तरह से कंट्रीज बहुत पीछे है टीचर के प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, स्टैंडर्ड में, और हम तभी ज्यादा डेवलप कर सकते हैं जब हमारा एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग हो सके। उसकी स्ट्रेंथ के बिना किसी भी तरह का डेवलपमेंट हम अटेन नहीं कर सकते। तो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए काफी अच्छा काम कर रहे हैं ये, जिसके लिए उन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 में मिल चुका है। तो अब इन्हें वर्ल्ड बैंक का एजुकेशन एडवाइजर अपॉइंट किया गया है। काफी ज्यादा गर्व की बात है। जून 2021 से 2024 तक ये सर्व करेंगे। आगे बढ़ेंगे। असमीज लिटरेचर लक्ष्मी नंदन बोरा डाइज ऑफ कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस। बहुत ही फेमस लिटरेचरर है ये, पद्मश्री अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। आसाम के हैं लक्ष्मी नंदन बोरा जी। इनकी अभी डेथ हो गई है कोविड-19 की वजह से। अब आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि काफी ज्यादा बुक्स और शॉर्ट स्टोरीज इन्होंने असमीज लैंग्वेज में लिखी है। फर्स्ट स्टोरी इनकी थी भावना, जो कि असमीज मैगजीन रामधेनु में पब्लिश हुई थी 1954 में, और पहली बुक इनकी थी दृष्टि रूपा। तो रिमेंबर, अगर एग्जाम में नाम पूछा जाता है पहली बुक का, तो दृष्टि रूपा किसने लिखी है? तो लक्ष्मी नंदन बोरा जी ने ये बुक लिखी है। आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड ओशियन डे, आज यानी कि 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। ओशियंस की क्या इंपॉर्टेंस है ये सब आप सभी शायद जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो एयर, जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं, उसका 50% से भी ज्यादा ओशियंस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और 50 टाइम्स ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से एज कंपेयर टू लैंड। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में, ग्रीन हाउस इफेक्ट में, पॉल्यूशन में उसे एब्जॉर्ब करने में ओशन का बड़ा ही रोल होता है, और ऑक्सीजन को जनरेट करने में भी। दूसरा, क्लाइमेट रेगुलेशन में, क्योंकि मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा, जो हीट ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं लैंड टू सी, ये भी एक क्लाइमेट रेगुलेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। 70% अर्थ सरफेस को मॉडरेट रखने में इनका काम आता है।
ट्रांसपोर्टेशन में हम देखें कि 76% जो ट्रेड है पूरा, इवन यूएस ट्रेड, अगर हम वर्ल्ड ट्रेड की भी बात करें तो काफी ज्यादा अमाउंट में ट्रांसपोर्टेशन ओशन के थ्रू होता है, क्योंकि एक चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। दूसरा, लंबी दूरी के लिए बाय एयर या फिर बाय वाटर, दो ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, जिनमें से बाय एयर काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो ओशंस की इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है। रिक्रिएशन में फिशिंग हो, केकिंग हो, बोटिंग हो, कोई भी इवेंट हो, तो यहाँ पे भी ओशन की इंपॉर्टेंस है। इकोनॉमी में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मेडिसिन, फूड, ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंस है ओशन की। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में अवेयर करने के लिए और किस तरह से हमारा मरीन इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो रहा है आज के टाइम पे ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले 8 जून 1992 में जब रियो कन्वेंशन हुआ था, जिसे अर्थ समिट भी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, उस समय ये डिसाइड किया गया था ओशन इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा के द्वारा कि हम हर साल 8 जून को इंटरनेशनल ओशन डे सेलिब्रेट करेंगे। तब से ही ये मनाया जा रहा है। इस साल अगर हम थीम की बात करें तो थीम है The Ocean, Life and Livelihoods. Remember the theme? The Ocean, Life and Livelihoods. अगर हम बात करते हैं यूएनसीईडी, तो ये अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। रियो डी जेनेरो ब्राजील में ये हुआ था 3 से 14 जून 1992 में। बहुत ही कॉमन सी चीज है ये, काफी बार हम पढ़ चुके हैं इसे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ब्रेन ट्यूमर डे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑन 8 जून 2021। तो ब्रेन ट्यूमर ये एक ब्रेन की डिसीज है जो कि सबसे ज्यादा चिल्ड्रंस में और मेल मेंबर्स में देखी जाती है। तो काफी बड़ी बीमारी है, डेंजरस बीमारी है और सीरियस इलनेस है ये दिन सबसे पहले जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन के द्वारा 2000 में आइडेंटिफाई किया गया और तभी से फिर इसे मनाना चालू किया है। ब्रेन ट्यूमर एग्जैक्टली क्या है? इट इज एन unnecessary growth of abnormal cells in the brain and it occurs in the body when abnormal cells are produced within any part of the brain. तो जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम होने लगती है and it sometimes leads to death. सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? हेडेक, ब्लर्ड विजन और डबल विजन, हार्मोनल imbalance and many more. So this is all for today. Thank you so much. We will back soon tomorrow.